देखिए आज के वीडियो में बात कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा निकालने के बारे में। और मैंने पहले भी आपको बताया कि भाई जब भी दिशा की बात आती है स्टूडेंट कंफ्यूज, अभी तो नहीं क्योंकि अभी तो केवल एक चीज़ की दिशा बता रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे मैग्नेटिज्म के चैप्टर पढ़ते चले जाएंगे, कभी बल की दिशा, कभी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो जब दिशाओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी, नियमों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, दिशा निकालने वाले नियमों की, तो फिर आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए हर चीज को समझ करके और अच्छी तरह से हमें ध्यान रखना है। तो अभी हम बात कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की। तो उसके लिए जैसे कल मैंने बायो सेवर्ट लॉ आपको पढ़ाया था कि भाई किसी एक अल्पांश ले लिया है जिसकी लेंथ है डीएल लेंथ का अल्पांश लेकर के उससे आर डिस्टेंस पे इधर तो दिखा रखा है कोई पॉइंट पी, जब ये वाला एंगल आपका थीटा है, और इस डायरेक्शन में भी मान लो आपने कोई एक पॉइंट ले रखा है जिसको पी डैश कह दिया, इस एंगल को भी थीटा मान रखा है और ये भी आर डिस्टेंस पर ही है। और अब दोनों बिंदु पी और पी डैश, इन पर इसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र है, चूंकि आप एक अल्पांश की बात कर रहे हो तो चुंबकीय क्षेत्र भी छोटा होता है, तो आपने इस पे मान लिया उसको डीबी और इस पर मान लिया डीबी डैश। अब आप डीबी और डीबी डैश की दिशा निकालना चाहते हो कि भाई यहाँ इसकी डायरेक्शन क्या होगी, और इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए सिंपल मैं दो नियमों की बात कर रहा हूँ। वैसे मैंने 3 नियम कर बताए आपको, लेकिन आप हमेशा 2 नियम यूज करना पहले वाले दोनों। पहला जो लॉ है वो है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के जो अंगूठे का नियम है बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं से समझना आसान है। लेकिन ये क्या होता है, ये नियम चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करता है, और चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर जो दिशा दिखाई जाती है वो स्पर्श रेखा की दिशा में दिखाई जाती है। तो जैसे मान लीजिए, अब क्या है नियम, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मान लो ये कोई तार है और तार में विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है, जिधर एरो का निशान लगा रखा है, मान लीजिए इसमें भी ऐसे करके आई धारा ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है, तो एरो का निशान लगा रखा है, उस डायरेक्शन में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो आप क्या करोगे, आप अपना दाहिना हाथ लोगे, श्योर हो जाए, 2 बार चेक कर ले कि हमने जो हाथ के नियम की बात कर रहे हैं हाथ भी आपका वो है या नहीं है। तो आप अपना दाहिना हाथ लेंगे और दाहिने हाथ से इस तार को इस प्रकार पकड़ेंगे कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे। तो आप इसको ऐसे करके पकड़ो, अंगूठा धारा की दिशा में। अगर ये करंट की दिशा नीचे होती तो फिर अंगूठे को नीचे की तरफ रख करके पकड़ते। तो ये जो मुड़ी हुई उंगली आ रही है, तो उंगली किधर जा रही है, इस तार से इस साइड में तो अंदर जा रही है, और फिर घूमती हुई ऐसे आ रही है इस तरह से। तो जो मुड़ी हुई उंगली है ये किसको प्रदर्शित कर रही है, ये चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित कर रही है। इसका मतलब यहां अगर तुम चुंबकीय बल रेखाओं की बात करें, पहली बात तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये राइट हैंड है, और राइट हैंड में आप उसको दिखा रहे हैं कि भाई ये अंगूठा हो गया आपका, और मुड़ी हुई उंगलियां जो है वो आपकी एक तरह से, ये आपका राइट हैंड है और ये मुड़ी हुई उंगली, तो आप इस तरह से उसको पकड़ेंगे राइट हैंड से। राइट हैंड से अंगूठे को किधर रखेंगे, करंट की दिशा में, ठीक है ना, और मुड़ी हुई उंगली चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करेगी। अब चुंबकीय बल रेखा प्रदर्शित हो गई, इसका मतलब अगर हमारा तार ऐसे था और विद्युत धारा ऐसे थी, तो चुंबकीय बल रेखा यानी है संकेंद्रीय वृत्त, ये चुंबकीय बल रेखा आ गई। और इसमें भी चुंबकीय बल रेखा उंगली इधर अंदर जा रही थी, यानी यहां पर चुंबकीय बल रेखाओं पे जो दिशा दिखाओगे वो ऐसे होगी स्पर्श रेखा की दिशा में। इस बिंदु पे दिखाओगे तो इधर होगी स्पर्श रेखा की दिशा में, यहां देखोगे तो इधर होगी स्पर्श रेखा की दिशा में, और इस जगह पे देखोगे तो इधर होगी स्पर्श रेखा की दिशा में। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो कुल मिलाकर के आप पहले दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से क्या कर लोगे, वहां पर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित कर लोगे। और यह डायरेक्ट वैसे तुम समझ सकते हो, कहीं कोई परेशानी नहीं है। आप ऐसे करके जब देखोगे, तार को ऐसे पकड़ोगे तो हमारे इस तार से इधर की उंगली तो अंदर जा रही है, तो इस तार से इस साइड के पॉइंटों पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी अंदर की तरफ, लेकिन जब उंगली उधर से लौट के आएगी तो उधर से तो बाहर की तरफ आएगी, तो इस साइड के पॉइंटों पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो बाहर की तरफ। यानी यहाँ कोई पॉइंट है अगर P, तो उस पर दिशा है क्रॉस, क्रॉस का मतलब अंदर की ओर, और यहाँ अगर कोई पॉइंट है P डैश, तो उस पर दिशा है आपकी डॉट, डॉट का मतलब बाहर की। तो आप बड़ी आसानी से इसको निकाल सकते हो कि भाई यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ है और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो हमारी बाहर की तरफ है।
साथ ही साथ हम चुंबकीय बल रेखाओं को भी समझ गए कि चुंबकीय बल रेखा आएंगी कैसे इसकी वजह से। तो आप कह सकते हो ये संकेंद्रीय वृत्त होंगे, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही होता है उनको कंसेंट्रिक सर्किल्स, संकेंद्रीय वृत्त आप कहते हैं। ठीक है, अब जैसे अब आए बात के, अब बताओ सा इस पे यहाँ पी पे और पी डैश पे डायरेक्शन क्या होगी, तो वही बात आ रही ना भाई, करंट इधर है, आप ऐसे पकड़ोगे तो ऐसे पकड़ेंगे तो इससे इधर वाला उंगली अंदर जा रही है, समझ गए ना। इसका मतलब ये इस वाले की दिशा जो हो गई वो हो गई अंदर की तरफ, और इस साइड में उंगली बाहर आ रही है तो इसकी दिशा हो गई डॉट यानी बाहर की तरफ। बड़ा आसान है निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से बड़ी आसानी से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकाल सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं दूसरे नियम की बात करता हूं और वो है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। ये और भी आसान है, ये और भी आसान है। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, क्योंकि अभी एक और नियम आने वाला है, उसका नाम दे देंगे दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। लेकिन हमें देखिए अक्सर क्या होता है, यहाँ हमें ये तो नियम तो ध्यान रहता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि किस नियम से और किसकी दिशा निकालते हैं। तो ये तो नियमों को तो ध्यान रखना, साथ के साथ ये भी ध्यान रखना कि ये नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए है, क्योंकि आगे बल की दिशा निकालने वाले नियम आएंगे, फिर मिक्सअप होगा माइंड में कि कौन से नियम से काय की दिशा निकालते थे। इसलिए पहले से क्लियर रखो कि कौन से नियम किसकी दिशा निकालने के लिए बताए गए आपको। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 1। अब दाएं हाथ की हथेली का नियम निकालना तो आप सबसे पहले अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाओगे, एकदम हथेली साफ दिखाई देगी ऐसे करके। अब दाहिने हाथ को आप इस तरह से रखोगे, इन सभी उंगलियों को आप उस पॉइंट की तरफ ले जाओगे जिस पॉइंट पे तुम्हें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो आप ये मान लो पी पॉइंट पे निकालना चाहते हैं तो सभी उंगलियों को उस पी पॉइंट की तरफ कर देंगे, अंगूठे को करंट की दिशा में रखेंगे। करंट हमारी ऊपर की तरफ है, अंगूठा करंट की दिशा में और उंगलियां उस पॉइंट की दिशा में। तो बताइए हथेली किधर आ रही है, हथेली वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो ये तो और भी सिंपल हो गया भाई, हम पी पे निकालना चाहते तो पी की तरफ किया, अंगूठा करंट की तरफ किया, अब हथेली किधर आ रही है अंदर की तरफ, इसका मतलब डी की डायरेक्शन हो गई अंदर की तरफ। बात समझ आ गई कि नहीं। अब आप कहोगे नहीं हम तो पी डैश पे निकालना है, चलो पी डैश पे निकालते हैं। गलती से मान लो आप ऐसे करके कर गए, ऐसे करके कर गए, लेकिन अब आपका अंगूठा करंट की दिशा में नहीं, सही है ना। तो आपको अंगूठे को करंट की दिशा में करना होगा, तो सभी उंगली तो उस पॉइंट की तरफ हो गई, अंगूठा करंट की दिशा में हो गया। तो अब बताओ हथेली किधर आ रही है बाहर की तरफ, इसका मतलब दिशा होगी बाहर की तरफ। तो हथेली वाला नियम उस अंगूठे वाले नियम से भी आसान है, इसमें बिल्कुल भी परेशानी आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, तो जब दाएं हाथ की हथेली के नियम की बात आए तो सबसे पहले अपने आप दाहिने हाथ को इस तरह से फैला लेंगे और इन सभी उंगलियों को उस बिंदु की तरफ करेंगे जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है, और अंगूठे को धारा की दिशा में ले जाएंगे। और फिर बस देख लो हथेली किधर आ रही है, वो आपकी किसको प्रदर्शित कर देगी, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर देगी। बात समझ में आ गई कि नहीं। लेकिन ध्यान यही रखना होता है, जैसे अब आप इसको ऐसे करके दिखा रहे हो या फिर आप इसको इस तरह से दिखा रहे हो। अगर आप ऐसे करके दिखा रहे हैं, ये राइट हैंड है, अंगूठा आपका ऊपर की तरफ हो गया और ये सभी उंगली उस पॉइंट की तरफ हो गई जिधर आपको ये राइट हैंड जरूर दिखाएंगे, राइट जिससे कि फेस पता चले। तो ये उंगली ये उस बिंदु की तरफ है जिस बिंदु पर आप चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते थे। ये ध्यान रखने वाली बात है। अंगूठा आपका धारा की दिशा में है, ये आई की डायरेक्शन में है, तो ये जो हथेली होगी ये हथेली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को बताएगी। इससे आप बी की दिशा इजीली निकाल सकते हो। तो दोनों नियम बड़े आसान हैं और एकदम क्लियर हैं। बाकी वो नियम तो आप जानते ही हो, ए क्रॉस बी वाला, उसमें तो कहीं कोई परेशानी है नहीं, लेकिन उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है और यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक बार नियम हमारे माइंड में है तो बस हाथ को लेना है और हाथ को वहां सेट कर देना है। ठीक है भाई, तो इस तरह से ये हमने समझ लिया कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कैसे निकाला जाएगा। अब जब बात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की आ गई कि भाई हमने दिशा निकाली, देखिए हम कितना समझ चुके अब तक मैग्नेटिज्म में। हमने सबसे पहले ये समझा कि भाई विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, फिर हमने ये समझा ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या है, फिर हमने बायो-सैवर्ट लॉ क्या है, फिर बायो-सैवर्ट लॉ का सदिश रूप क्या है, फिर बायो-सैवर्ट लॉ में जो कांस्टेंट आ गए थे उसकी वैल्यू की बात की, और उस कांस्टेंट में की हमने मात्रक की और उसकी विमा की बात की, जिसमें कि म्यू नॉट आ गया था, जिसको आप क्या कह सकते थे, चुंबकशीलता बोल रहे थे, उसकी निर्वात की चुंबकशीलता। तो उस वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने आप में।
लेकिन उसकी विमा और उसके मात्रक को निकालने के लिए हमने अलग से पहले बी के मात्रक की बात की थी। तो वहां एक फॉर्मूला बताता है F=IBL sin थीटा। इसी फॉर्मूले से पहले आप बी की परिभाषा दे सकते हो, आप बी का मात्रक निकाल सकते हो, आप बी की विमा निकाल सकते हो। जब बी की विमा और बी का मात्रक आ जाएगा तब उसके बाद ही आप एप्सिलॉन नॉट की विमा और मात्रक के बारे में बात कर सकते हैं, नहीं तो निकल के ही नहीं जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने बात की है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के दोनों नियम हो गए, वो आपकी समझ में आ गया। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो अगला टॉपिक है हमारा बायो-सैवर्ट के नियम के अनुप्रयोग। और देखिए बायो-सैवर्ट का जो लॉ है ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इसके अनुप्रयोग ऐसे मान लीजिए जिस तरह से आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग पढ़े थे, जिस तरीके से गॉस थ्योरम से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते थे, ऐसे बायो-सैवर्ट के नियम से कर रहे हैं। और आगे एक और टॉपिक आने वाला है एम्पियर-सर्कल का लॉ, उसमें भी इसी तरीके से आपको समझना होगा। तो देखिए बायो-सैवर्ट लॉ के अनुप्रयोग की बात करें तो उसके 3 अनुप्रयोग हैं मेन, और 3 में से एक तो काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे लगभग 2 को इंपॉर्टेंट मान लिया जाता है, लेकिन हम तीनों को पढ़ करके चलेंगे। ऐसे नहीं है भाई किसको छोड़ के चले, तीनों को हमें समझ के चलना होगा। तो हम बायो-सैवर्ट लॉ के अनुप्रयोग में जो बात कर रहे हैं वो निकालना चाहते हैं। पहले तो लिख देते हैं बायो-सैवर्ट के नियम के अनुप्रयोग। देखिए बायो-सैवर्ट के नियम के अनुप्रयोग की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं जो टॉपिक ले रहा हूं, स्टूडेंट उस टॉपिक को टिपिकल टॉपिक मान करके चलते हैं। यानी क्या निकालना है आपको, एक परिमित लंबाई का धारावाही चालक है, परिमित का मतलब सीमित, परिमित लंबाई के सीमित लंबाई के धारावाही, ये शब्द थोड़ा सा माइंड में बिठा लीजिए इसको। धारावाही, धारावाही का मतलब एक ऐसा तार जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है। धारावाही चालक, चालक का मतलब तार। तो परिमित सीमित लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से है, बी निकालने से है। ठीक है भाई, तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक तार है, और तार को हमने मान लिया ये तार XY तार है। तार की लंबाई सीमित है, इनफाइनाइट नहीं कह सकते आप। और इस तार से R दूरी पर, R दूरी मान लो, X दूरी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए दूरी को कुछ और मान लेते हैं, उसको A मान लेते हैं। इस तार से A दूरी पर ये कोई पॉइंट है आपका P, और इस जगह पे आपको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र B। और इसे निकालने के लिए अब हमको करना क्या होगा, ये समझने वाली बात होगी। ठीक है, अगर इसकी बाउंड्रीज की बात करूं तो मैंने बाउंड्रीज मान ली कि भाई P बिंदु से एक तरफ जो बाउंड्री है उसका जो एंगल बन रहा है वो तो एंगल बन रहा है φ1, ये वाला एंगल φ1, और ऊपर की तरफ वाला जो एंगल बन रहा है ये पूरा वाला एंगल, ये एंगल बन रहा है आपका φ2। तो ये बाउंड्री हो गई उसकी, सही है ना। अब तार की लंबाई और बढ़ाओगे तो φ1 और φ2 की वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब इसको हमें निकालना है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए तो हमने अभी तक कोई चीज पढ़ी नहीं, केवल एक चीज पढ़ी है, बायो-सैवर्ट का नियम। और बायो-सैवर्ट का नियम लगता है किसी अल्पांश की वजह से, और फिजिक्स में ये बहुत पढ़ करके आ रहे हो आप कि पहले हम किसी अल्पांश की वजह से निकाल लें और फिर टोटल निकालने के लिए उसका विद लिमिट क्या कर दें, समाकलन कर दें, इंटीग्रल कर दें। बार बार पढ़ा फिजिक्स में इसको, इसमें कोई परेशानी नहीं है हमें। तो हमने क्या किया, इसमें एक अल्पांश ले लिया। मान लीजिए यहां पर आपने dl लंबाई का एक अल्पांश ले लिया, और साथ ही साथ आपने ये भी मान लिया कि ये O से इसकी जो दूरी है वो कितनी है, वो L है, अल्पांश की दूरी। जो अल्पांश आपने लिया है वो इस तार का जो बिंदु O ले रखा है उससे कितनी दूरी पे माना है, L दूरी पर, और अल्पांश की जो लंबाई है उसको मान लिया dl। अब इस dl के कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो आपको यहां से ऐसे करके मिलाना होगा। पहले मान लीजिए अल्पांश और ये जो दूरी होती थी इसको आप r लेते थे, मैंने इसीलिए इसको r नहीं लिया था क्योंकि आपने बायो-सैवर्ट लॉ में लगाते समय अल्पांश से जो दूरी लेते थे आप उसको r मान करके चलते थे।
इसलिए आप कंफ्यूज न हो जाएं, ठीक है ना। तो उसको हमने ए मान करके चलेंगे। तो अब ये दूरी आपने आर मान ली, साथ ही साथ इसके साथ ये जो एंगल बन रहा है उसको आपने क्या मान लिया, अल्पांश के साथ इस दूरी आर का थीटा मान लिया, और ये भी मान लिया कि अल्पांश के साथ ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, इसको फाई मान लिया, ठीक है। फिगर का ही पूरा खेल है। एक चीज बता दूं मैं आपको, ये टॉपिक स्टूडेंट को टिपिकल टॉपिक लगता है, लेकिन अगर एक बात थोड़ा सा तुम ध्यान से समझ लोगे इस टॉपिक को, इसमें ज्योमेट्री के अलावा कुछ है ही नहीं, फिजिक्स तो है ही नहीं इसमें। फिजिक्स में तो बस बायो सेवर्ट लॉ लगना है, बाकी जो भी काम है वो ज्योमेट्री का काम है, और थोड़ा बहुत काम है तो वो इंटीग्रल सॉल्व करने का काम है। समझ रहे हो ना बात को। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस अल्पांश की वजह से यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। तो अल्पांश की वजह से बिंदु P पर जब चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो आप लिख दोगे अल्पांश की वजह से, अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो dV = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये जो तार लिया है x बाई, इसमें हम यही मान रहे हैं x से बाई की तरफ इसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, I। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा, उस एंगल को भी थीटा माना हमने जैसे बनाते थे, अपॉन r स्क्वायर। यानी हमने बायो सेवर्ट लॉ जैसे पढ़ा था उसी रूप में लगाने के लिए उस दूरी को r माना है, इसीलिए ये वाली दूरी हमने r नहीं मानी थी, ठीक है। तो ये आपने बायो सेवर्ट लॉ लगा दिया। अब क्या करना होगा, अब इस पूरे तार की वजह से वहां पर निकालना होगा चुंबकीय क्षेत्र, और इसके लिए हमें करना पड़ेगा इसका इंटीग्रल समाकलन। लेकिन अब थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि हमारे पास वेरिएबल बहुत है। क्या क्या वेरिएबल है देखिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, कोई बात नहीं है। आई विद्युत धारा कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। डीएल का मतलब ये होता है डी के साथ में जो चीज होती है इंटीग्रल करते समय सारी चीजें उसी की जैसी होनी चाहिए। भाई जो वेरिएबल हमारा होता है, जैसे dx है तो x का वेरिएबल का इंटीग्रल किया जाता है, dy है तो y का किया जाता है, dt है तो t का किया जाता है। इसका मतलब dl है तो भाई l वाले पदों का ही तो इंटीग्रल होगा। अब r भी आपका वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है, अगर आप इस अल्पांश को यहां की बजाय यहां लेते तो r फिर अलग होता, नीचे लेते तो r फिर अलग होता, यहां लेते तो r फिर अलग होता। इसका मतलब r की वैल्यू अलग अलग अल्पांश लेने पर अलग अलग आती, तो डेफिनेटली r हमारा वेरिएबल है। यहां पर r हमारा जो है नियतांक नहीं है। थीटा, अगर आपका ये अल्पांश थोड़ा नीचे होता तो थीटा जो एंगल बनता वो भी अलग बनता, इसका मतलब थीटा भी आपका वेरिएबल है। तो थीटा वेरिएबल, r वेरिएबल, इधर dl की बात करें तो कुल मिलाकर के अब जो टारगेट है ना इंटीग्रल को सॉल्व करने का, पहले एक काम कर लो, एक ही वेरिएबल में ले आओ चेंज करके सबको। दूसरी एक और बात इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर जो बाउंड्री दे रखी है वो φ1 और φ2 एंगल के फॉर्मेट में दे रखी है। यानी जो लिमिट लगाएंगे हम इसकी वो φ1 और φ2 से लगाएंगे, तो फिर dl को भी मत लाओ, dl को भी चेंज करके d फाई में कन्वर्ट करो, क्योंकि फाई एंगल हमारा ये वाला है ही, तो फिर वहां से इसको भी चेंज करो। यानी सारे वेरिएबलों को फाई में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। अब हमारा ये टारगेट रहेगा, क्योंकि बाउंड्री हमें φ1 φ2 की दी है, इसका मतलब लिमिट हमें φ1 φ2 की लगानी पड़ेगी। तो सीधी सी बात है, जितने भी वेरिएबल हैं उनको बदलो, और वेरिएबलों को बदलने के बाद उसको फाई में कन्वर्ट करके लाइए। बस ये टारगेट है आपका। अगर तुम इस टारगेट को समझ गए, ये डेरिवेशन आपका इतना आसान हो जाएगा, फिर कहोगे आप इसमें कुछ नहीं। तो मेन टारगेट को समझने की कोशिश करिए। चलिए बदलते भाई। सबसे पहले थीटा, ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री। चलिए पहले थीटा को फाई में बदलते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल लग रहा है। थीटा फाई और 90 मिलके कितने होंगे 180, और ये 90 का है, तो थीटा और फाई बचे कितने के 90 के। तो फिगर से आप लिख सकते हो, इसे तो समीकरण एक मान लो, इसे तो अभी चेंज करना है हमें। अब हमने लिख दिया फ्रॉम फिगर, चित्र से आपने क्या लिख दिया कि थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90 डिग्री। ये चित्र से लिख, आपको मतलब किसका मान लाना है, साइन थीटा का, और वो भी फाई में लाना है। कोई बात नहीं है, एक काम करते हैं, थीटा को यहां रखते हैं, फाई को उधर ले चलते हैं। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस फाई। अब दोनों साइड में साइन ले लो, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस फाई, और साइन 90 माइनस फाई वही 90 माइनस थीटा वाला जो पढ़ाया आपने, तो cos फाई, cos फाई समीकरण नंबर 2। यानी साइन थीटा को आपने कन्वर्ट कर दिया cos फाई में। एक काम हो गया हमारा भाई।
यानी एक वेरिएबल बदल गया हमारा। अब दूसरे वेरिएबल को टारगेट बनाते हैं आर को। आर को टारगेट बनाने के लिए हमने क्या किया, एक चीज देखो इसमें, ए हमारा कांस्टेंट माना जाएगा क्योंकि ए लंबवत दूरी है बिंदु पी की, तो ए तो कांस्टेंट रहेगा। तो एक काम करते हैं, ये आर आ जाए और ए आ जाए और फाई आ जाए इसी ट्रायंगल से, तो आर ए फाई। तो इस कोण के लिए ये तो आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, और आधार और कर्ण आ जाए तो cos फाई में आती है। इसका मतलब इसी से cos फाई की वैल्यू निकालो चित्र से। तो अगेन पुनः चित्र से आप क्या करोगे, पुनः cos फाई इक्वल टू, चित्र से कर रहे हैं आप, ये वाले cos फाई को नहीं ले रहे, तो cos फाई इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन r, और मुझे वैल्यू चाहिए थी r की क्योंकि r वेरिएबल है और वो फाई में चेंज हो जाएगा। तो यहां से r इक्वल टू हो गया a अपॉन cos, या फिर आप लिख सकते हो a sec समीकरण नंबर 3। दो वेरिएबल बदल गए भाई। देखिए पूरा का पूरा काम केवल वेरिएबल बदलने वाला है और कुछ नहीं है इसमें, केवल बायो-सैवर्ट लॉ लगाना है, वेरिएबल कन्वर्ट करने हैं और इंटीग्रल कर देना है। ठीक है, इसका मतलब एक वेरिएबल यहां कन्वर्ट हुआ थीटा और दूसरा वेरिएबल r इक्वल टू a cos फाई, ये कन्वर्ट हो गया। अब बात थोड़ी सी और अटक रही है। बात कहां अटक रही है आकर के, क्योंकि हमारा दे रखा है यहां dl, और जब सारी चीजों को हम फाई में कन्वर्ट कर रहे हैं तो dl को भी d फाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये थोड़ी सी और बात अटक रही है। चलिए इसको और देखते हैं इसी ट्रायंगल से। ट्रायंगल तो एक ही हमारे पास और कुछ है ही नहीं। अब इस ट्रायंगल से देखोगे तो यहां से यहां तक की दूरी को क्या मान के चल रहे हो, f, और ये क्या है r, और ये क्या है a। एक काम करते हैं इसमें tan फाई लेते हैं, तो tan फाई लेंगे तो l आ जाएगा, l और ये a। तो इसी चित्र में tan फाई ले लिया, पुनः tan फाई इक्वल टू, तो tan फाई आप लोगे तो ये हो जाएगा l अपॉन a, l अपॉन a। l निकाल दो बेटा, l इक्वल टू a tan फाई। अब l अगर आ गया मैं डिफरेंशियल कर दूं, ओनली डिफरेंशियल, एक तो होता है डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू दिस, एक होता है केवल डिफरेंशियल करने पर। तो डिफरेंशियल जब अवकलन कर दोगे तो l का हो गया dl, अवकलन करने पर इक्वल टू, एक तो कांस्टेंट है भाई बाहर आ गया, tan फाई का होता है sec स्क्वायर फाई, तो tan फाई का हो गया sec स्क्वायर फाई, और इनटू में फिर d फाई और आएगा क्योंकि आप किसी के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हो। तो हो गया काम, क्योंकि dl किस में कन्वर्ट हो गया, d फाई में। अब ये मान लीजिए आपका काम कंप्लीट हो गया, बस इक्वेशन फर्स्ट में इन सब की वैल्यू लगा दो, एक वेरिएबल आ जाएगा और उसका समाकलन कर दो विद लिमिट। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तब समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से dv की जो वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i। अब i के बाद क्या है भाई, उसमें i के बाद dl, dl को बाद में लगाऊंगा, सबसे लास्ट में आता है, अच्छा लगता है। i के बाद sin थीटा, sin थीटा की जगह पर लिख दो cos फाई, तो ये लिख दिया आपने cos फाई इनटू अपॉन में r स्क्वायर, r की वैल्यू है a sec फाई, तो r स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर करोगे तो वो हो जाएगा a स्क्वायर sec स्क्वायर फाई। अब बचा आपका dl, और dl की वैल्यू है समीकरण नंबर 4 से, इसको 4 मान लेना, समीकरण 4 से dl की वैल्यू लगा दोगे ऊपर a sec स्क्वायर फाई इनटू d फाई। अब जो जो चीजें कट रही हैं उनको पहले काट लो, तो देखिए sec स्क्वायर फाई से sec स्क्वायर फाई कैंसिल, एक a से एक कैंसिल, और कुल मिला के dv की जो वैल्यू आई है y म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई a, नीचे कुछ नहीं बचा, यहां cos फाई बचा, और इनटू में बड़ा आसान बन गया। अभी तक फिजिक्स कुछ नहीं आई है, केवल बायो-सैवर्ट के अलावा कोई फिजिक्स की कोई दूसरा कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया, केवल और केवल आप समाकलन को सॉल्व करने के लिए केवल वेरिएबल को कन्वर्ट कर रहे हो। अभी तक आपने जो भी काम किया है वो वेरिएबल को कन्वर्ट करने का काम किया है। अब आप कहोगे तब पूरे तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र क्या कर देंगे, इसका समाकलन, तो तब कुल चुंबकीय क्षेत्र, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र के लिए इसका समाकलन करेंगे तो ये तो b आ जाएगा, इंटीग्रल म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई a और cos फाई d फाई, और लिमिट लगा देंगे फाई 1 से फाई, फाई 1 से फाई। अब इंटीग्रल को सॉल्व करोगे, इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए तो देखिए जो जो चीजें कांस्टेंट दिख रही हैं आपको, उन कांस्टेंटों को तो पहले बाहर निकालो।
तो कांस्टेंट बाहर आ गए आपके b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a cos फाई का इंटीग्रल sin फाई। तो आप उस पर लिख दोगे sin फाई और ये आपकी फाई 1 और अपर लिमिट फाई। एक चीज और ध्यान देना जरा, क्योंकि फाई 1 जो एंगल है वो किधर जा रहा है, नीचे की तरफ, और फाई 2 एंगल किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। इसका मतलब लिमिट क्या होनी चाहिए, माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2। भाई लिमिट क्या होनी चाहिए, माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2। तो माइनस फाई 1 लोगे तो ये माइनस फाई 1 हो जाएगा और ये आपका फाई 2 हो गया। अब आप लिमिट लगा देते हो। लिमिट हमेशा उसकी जगह पे लगती है जो डी के साथ होता है, और डी के साथ था फाई। इसका मतलब फाई की जगह पे पहले अपर लिमिट और माइनस लगा करके लोअर लिमिट। इसका मतलब b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a साइन फाई 2 माइनस लगा के साइन माइनस फाई 1। सही है ना, माइनस फाई 1। तो यहां पे साइन माइनस फाई 1 आएगा आपका, लेकिन साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो माइनस और माइनस प्लस। तो b की वैल्यू आपकी निकल करके आगे, चलो इधर लिख देते हैं यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a साइन फाई। अब देखो ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, तो चाहो तो 1 वाले को पहले लिख दो और 2 वाले को बाद में। साइन फाई 1 प्लस साइन फाई। चलिए इतना ये कंप्लीट।